हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास हिस्ट्री का 9th चैप्टर, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। शासक का मतलब होता है राजा यानी कि शासक, और इतिवृत्त का मतलब होता है उनका इतिहास यानी कि उनका कहानी। तो इस चैप्टर में हम लोग जितने भी मुगल सल्तनत के शासक थे, जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। उनके द्वारा जो लिखा गया किताब है उनके बारे में भी जानेंगे, और उनका शासनकाल में क्या क्या हुआ, उनका शासनकाल को भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतिहास का क्लास 12 इतिहास का अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे मजेदार चैप्टर है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरी बातों को आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। आपको जो ये चैप्टर है वो काफी मजेदार लगेगा और आपको समझ में आएगा, सारी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। ठीक है, एक एक पॉइंट। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न अगर आपके चैप्टर के बीच से पूछ दिया जाता है तो आप आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इधर उधर चैटिंग ना करें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी हम लोगों के साथ साथ क्लास करते हुए चले। बस हम लोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे और फिर एक समय के बाद क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका इतिहास का 9वां चैप्टर है, नाम है शासक और इतिवृत्त है। इसमें हम लोग मुगल सल्तनत के सभी राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा कहानी पीछे से, क्योंकि आप सबको पीछे से थोड़ा कहानी को समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और मजा भी आएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर के 1526 तक चला था। फिर 1526 के बाद आया मुगल सल्तनत, है ना। 1526 में आया मुगल सल्तनत यानी कि बाबर, क्योंकि आप सबको पता होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और इब्राहिम लोदी इसमें हार गया और बाबर की जीत हुई, और फिर यहीं से जो है मुगल सल्तनत का स्थापना हुआ, है ना। मुगल सल्तनत की यहाँ से स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से 1526 तक चला था, ये तो आप सबको पता है। अब ये जो दिल्ली सल्तनत है वो 5 राजवंशों में शामिल है, यानी कि यहाँ पर एक एक वंश आया। वंश का मतलब है उनके बेटा, पिता, दादा का, मतलब कि पिताजी का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का एक वंश होता है ना। तो सबसे पहले जो है दिल्ली, जैसे कि आप लोगों ने एक विजयनगर साम्राज्य जो चैप्टर था आपका इतिहास का 7वां चैप्टर, वहां पर आप लोग देखे थे कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर के किया था। ठीक है, तो वो जो है संगम वंश से थे। फिर तुलु वंश, राजवंश, ये सारा वंश आया था वहां पे। तो वहां पर टोटल कितना वंश था? 4 वंश था। वैसे ही दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश था, है ना। तो 5 वंश जो है 1206 से शुरू और 1526 तक टोटल 5 वंश मिलकर के यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, तो पहला राजवंश का नाम था गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक चला था। फिर आया खिलजी राजवंश, जो कि 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक राजवंश 1320 से 1414 तक। फिर आया राजवंश, जो कि 1414 से 1451 तक। फिर आया लोधी राजवंश, यानी कि जो अंतिम राजवंश था, जो लोधी राजवंश ही था, इब्राहिम लोधी। आप लोग जानते होंगे इब्राहिम लोधी, है ना। और इब्राहिम लोधी जो है वो बाबर से हार गए, और फिर 1526 में दिल्ली सल्तनत की जो है समाप्ति हो गई। दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर आया मुगल साम्राज्य, मुगल सल्तनत, है ना, जो कि 1526 से लेकर के 1857 तक चला था। तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला था। फिर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें लोधी राजवंश, इब्राहिम लोधी जो लोधी राजवंश से थे, उनकी हार हुई और बाबर की जीत हुई। फिर बाबर ने जो है मुगल सल्तनत की स्थापना की। वो कब की? 1526 में। और ये सल्तनत कब से कब तक चली? तो 1526 से लेकर के 1857 तक जो है ये जो है मतलब कि सल्तनत चली थी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। हम लोग जो है यहाँ बाबर आखिर भारत आया कैसे, उनको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर जो है मुगल सल्तनत की स्थापना आखिर कैसे हुई, क्या क्या प्रोसेस हुआ, आखिर यहाँ पर मुगल सल्तनत आया कैसे, इनको थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा पीछे की कहानी है, इनको आप समझ लीजिए, फिर जो है आपका चैप्टर पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा, ये सारा चीज आपको बता रहे हैं तो आपको कहानी में सुनने में भी मजा आए और आपको समझ में भी आए। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं ये जो मुगल शब्द है वो कहां से आया, क्योंकि आप सबको पूछा भी जाता है ये जो मुगल शब्द है वो कहां से आया है। ठीक है, देखिए मुगल शब्द जो है वो मंगोल से आया है, लेकिन मुगल के शासक जो है वो खुद के लिए मुगल नाम नहीं चुना था, है ना। खुद को वो अपना आपको मुगल नहीं कहना चाहते थे, कहलवाना चाहते थे, क्योंकि मुगल शब्द जो है वो मंगोल का है, और मंगोल जो है वो कुरु शासक है। और ये जो है मुगल सल्तनत जो है वो कभी भी नहीं चाहता था कि हम लोग कुरु शासक की गिनती में आए। ठीक है, देखिए तो शब्द मुगल जो है वो मंगोल से आया है, लेकिन मुगल के शासक खुद के लिए मुगल नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने आप को तैमूरी की संज्ञा दी थी। वो अपने आप को तैमूरी बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि उनका जो पिता था वो तैमूरी वंशज से था, और तैमूरी वंशज जो है वो कहाँ का था? वो तुर्की का था। ठीक है, तो उनका पिता तैमूरी से था, और
उस पर वो गर्व भी करता था। इससे वो लोग चाहते थे कि वो लोग तुर्की भाषा भी बोलता था, इसलिए चाहते थे कि भाई हम लोगों को इतना चीज आता है, इसलिए हम लोगों को तैमूरी की बुलाओ। लेकिन वो माता की तरफ से थे मंगोल से, और मंगोल को भी चंगेज खां का संबंधी था। समझ रहे, चंगेज खां जो कि बहुत ही बड़े एक वक्त के राजा थे, आप लोगों ने जानते होंगे, जरूर सुना होगा नाम। एक अख्तरुल गाजी करके सीरियल आया था, वहाँ पे चंगेज खां के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। तो वो लोग यानी कि मंगोल जो है, सॉरी मुगल सल्तनत जो है, यानी कि बाबर, ये लोग जो है वो किधर से, अपने माता की तरफ से चंगेज खां का संबंधी था, इसीलिए इन लोगों का नाम जो है मुगल पड़ गया। और ये मुगल शब्द जो है वो कहाँ से आया, मंगोल से। उनका पिताजी तैमूर के वंशज के थे, लेकिन उनका नाम तैमूर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर आपको पूछ दे कि मुगल कैसे आया, तो ये मंगोल से आया था। वो माता की तरफ से चंगेज खां का सगा संबंधी था, इसलिए लोग उन्हें मुगल करके बुलाते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। वो अपने आप को मुगल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे अगर पूछ दिया जाए तो आपको लगना है कि मुगल शब्द को लोग जो है मंगोल से जोड़ देते थे, और मंगोल का मतलब बहुत ही क्रूर शासक होता है। ठीक है, मंगोल का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्रूर शासक, और वो अपने आप को क्रूर शासक कहलवाना पसंद नहीं करते थे। 16वीं शताब्दी से ही मुगल शब्द का लगातार प्रयोग होता रहा है। रडियार्ड किपलिंग का एक किताब है जिसका नाम है जंगल बुक के युवा नायक, वो भी जो है मोगली का नाम भी इससे ही व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो मोगली का नाम जो है, जंगल बुक के युवा नायक जो मोगली है, उनका भी नाम इससे ही व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की, तो वहां पर जहीरुद्दीन बाबर होता है, तो लोग टिक नहीं लगाता है। देखिए, बाबर का पूरा नाम क्या है, जहीरुद्दीन। ठीक है, हुमायूं का नाम पूरा नाम क्या है, नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, चलिए, तो साम्राज्य के जो संस्थापक थे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, उसका नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर, है ना। उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया था। हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर इसकी स्थापना हुई, किसकी, मुगल सल्तनत की। थोड़ा सा देखिए, तो साम्राज्य की जो संस्थापक है बाबर, उनको जो है उनका खुद का देश था, स्वदेश का मतलब उनका खुद का देश था फरगना, जो कि उसको एक जाति होता है, उज्बेक का एक जाति होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम ये धर्म हो गया, लेकिन जैसे आप लोग ब्राह्मण एक जाति हो गया, जाट वगैरह आप लोग सुने होंगे, ये क्या हो गया, जाति हो गया। ठीक है, तो उज्बेक जो है ये भी एक प्रकार का जाति है। तो एशियाई स्वदेश जो फरगना था, फरगना यानी कि एक देश का नाम है, आप समझ लीजिए, सिंपल एक देश का नाम था। तो ये जो है उज्बेकों को वहां से भगा दिया, और उज्बेक में कौन थे, बाबर भी थे। ठीक है, उज्बेक जो है वह तुर्की भाषी जाति का नाम था। ठीक है, चलिए, तो मुगलों और स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक दोस्ती के माध्यम से तथा जीत के जरिए भारत के अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों को एक साथ मिलाकर साम्राज्य की रचना रची गई। बाबर ने सबसे पहले अपने को काबुल में स्थापित किया था, फिर 1526 में अपने दल की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रों तथा संसाधनों की खोज में वो भारत की ओर रुख किया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि सबसे पहले उनका जो खुद का देश था फरगना, वो जो है बाबर को भगा दिया, यानी कि उज्बेक एक जाति है जिनको भगा दिया, और उस उज्बेक में कौन शामिल था, इस उज्बेक में बाबर भी शामिल था। फिर वो भगा देने के बाद दोस्ती के माध्यम से भारत के अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों को एक साथ मिलाकर वो जो है साम्राज्य की रचना भी की है। ठीक है, फिर बाबर ने सबसे पहले अपने आप को काबुल में स्थापित किया, लेकिन 1526 में कुछ संसाधन की तलाश में, कुछ काम करने की तलाश में वो भारत की ओर जो है अपना रुख किया, यानी कि अपने आप को भारत लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जब भारत लेके आया तो फिर आगे आकर के फिर क्या किया, युद्ध वगैरह किया। 1519 में भी पहले आया था, फिर 1526 में आया, युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हुई, और फिर बाबर जो है वो जीत गए, और 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, है ना, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई और बाबर की जीत हुई, और यहीं से मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। चलिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और उनका शासक, सबसे पहले है बाबर, क्योंकि इन्होंने जो है मुगल सल्तनत की स्थापना किए थे। तो बाबर का जो शासनकाल है वो मात्र 4 साल का है, 1526 से लेकर के 1530 तक। ध्यान रखिएगा, 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का शासनकाल है। बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, इनको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध को हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, और फिर बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर बाबर ने जो है दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि लोदी वंश खत्म हो गया। सारा चीज आपको समझ में आना चाहिए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। यह पहला मुगल सम्राट था। तो ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाए कि कौन मुगल सम्राट पहला है, उसका नाम क्या है, तो वो है बाबर। 1527 ईस्वी में
खनवा में राणा सांगा राजपूतों राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। ठीक है, तो खनवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1527 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फिर उनके बाद जस्ट एक साल के बाद एक और युद्ध हुआ जिसका नाम है खनवा युद्ध। ठीक है, किनके बीच हुआ था? तो बाबर के बीच और राणा सांगा राजपूत राजाओं के बीच। ठीक है, फिर उनको भी वहां पर हरा दिया गया। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को हराया। फिर 1528 ईस्वी में भी एक युद्ध हुआ, तो वहां पर जो है चंदेरी में, वहां पर भी बाबर ने जो है राजपूतों को हराया था। तो ठीक है, ये छोटा सा कहानी था बाबर का। अब हम लोग देखते हैं हुमायूं का, क्योंकि दूसरा शासक का नाम है हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, हुमायूं जो है वो 1530 बाबर के मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं जो है वो शासक बने और 1530 से लेकर के 1540 तक लगातार 10 साल ये शासन किए। फिर 10 साल के बाद ये जो है एक राजा के साथ इनका युद्ध हुआ और फिर ये हार गए। ठीक है, उस राजा का नाम था शेरशाह सूरी। तो 1540 में ये जो है शेरशाह सूरी से हार गए और फिर लगातार 15 साल तक शेरशाह सूरी जो है यहाँ पर शासन किया। फिर ये जनाब दोबारा आए और फिर 1555 में, यानी कि 40 से लेकर के सीधा 15 साल के बाद 1555 में शेरशाह सूरी को ये हराया और फिर जस्ट एक साल के बाद इनका भी मृत्यु हो गई, है ना, इनका भी मृत्यु हो गया और सिर्फ एक साल ये शासन कर पाए। तो पहले 10 साल शासन किए, फिर लगातार 15 साल ये हारने के कारण नहीं शासन कर पाए, फिर एक साल शासन किया और फिर इनकी मृत्यु हो गई। फिर आया अकबर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नसीरुद्दीन हुमायूं जो है, हुमायूं दूसरा मुगल शासक था। ठीक है, वह सिर्फ 23 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर बैठा था। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं अगर आपको पूछ दे दूसरा मुगल शासक तो वो है हुमायूं, और ये सिर्फ 23 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं में बहुत ज्यादा विस्तार किया था, यानी कि ये जो साम्राज्य है मुगल सल्तनत का, ये बहुत दूर दूर तक फैल गया था हुमायूं के समय में। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया था। पहली बार 1539 में एक चौसा का युद्ध हुआ था चौसा में, और दूसरी बार 1540 में कन्नौज में। फिर उसे ईरान के सफावी शासक दरबार में भेज दिया गया। ठीक है, तो शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को 2 बार हराया था। ध्यान रखिएगा, पहली बार 1539 में चौसा में हराया था, दूसरी बार 1540 में कन्नौज में। ये दोनों जगह आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इनके बाद हुमायूं को जो है ईरान के सफावी शासक दरबार में इनको भेज दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ईरान का, जैसे तुर्की में कौन था? ऑटोमन एम्पायर था, है ना, सल्तनत उस्मानिया, तो वैसे ही ईरान में क्या था? सफावी, वहां पर भी चल रहा था। उसी तरीके से चीन में हम लोगों ने 8वां चैप्टर में ये सारा चीजों के बारे में पढ़ चुका है। ईरान में उन्होंने सफावी शासक की मदद ली और फिर 1555 में, यानी कि हुमायूं को जब ईरान भेज दिया गया तो फिर वो वहां जाकर के ईरान में जाकर के सफावी शासक का वहां पर मदद लिया और फिर 1555 में हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी को हरा दिया। ठीक है, शेरशाह सूरी को क्या कर दिया? हरा दिया। फिर एक वर्ष के बाद उनका देहांत हो गया हुमायूं का, लेकिन शेरशाह सूरी को हराने के बाद 1 वर्ष शासन किया, फिर उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने ही एक हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। ठीक है, तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम कौन बनाए थे, कौन से शासक बनाए थे, तो उनका नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं, यानी कि हुमायूं। ठीक है, चलिए, तो इनकी मृत्यु हो गई 1556 में। फिर आया जलालुद्दीन अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, नसीरुद्दीन हुमायूं, ये सारा चीज को थोड़ा सा पूरा नाम को आपको याद रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर पूछ दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सारा चीजों के बारे में आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तभी आपको जो है मतलब कि चैप्टर भी मजा आएगा, और कभी कोई प्रश्न अगर पूछ दे कहीं से भी तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन अकबर। ये जो है 1556 से लेकर के 1605 तक, यानी कि लगभग ये भी 49 साल जो है शासन किए थे, है ना, 56 से लेकर के 5 तक, यानी कि इधर हो गया 44 साल, इधर हो गया 5 साल, यानी कि लगभग 49 साल अकबर भी जो है वो भी शासन किए थे। ठीक है, तो देखिए, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, उनका बेटा अकबर जो है उनका सिंहासन को संभाला। 14 साल की उम्र में उन्हें मुगल शासक के गद्दी पर बैठा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हुमायूं को 23 वर्ष की उम्र में, और वहीं पे उनका बेटा जिसका नाम है अकबर, इनको सिर्फ 14 साल की उम्र में मुगल शासक के गद्दी पर बैठा दिया गया था। उन्होंने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में कामयाबी हासिल की, और दूसरी ओर तुरान मध्य एशिया के उज्बेकों तथा ईरान के सफावियों के विस्तारवादी चाल पर नियंत्रण बनाकर रखा। ठीक है, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा जमाया और कश्मीर को जोड़ लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंधार पर कब्जा जमाने के बाद कश्मीर को जोड़ने वाला जो शासक था उनका नाम था अकबर। जलालुद्दीन अकबर को सारे बादशाहों में महान बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य को विस्तार करने के साथ साथ बहुत कम समय में समृद्ध राज्य बनाकर तैयार कर दिया था। ठीक है, ये अपने राज्य को फैला तो रहा ही था, इसके साथ साथ बहुत ही कम समय में जो है पूरे राज्य को बनाकर के तैयार कर दिया था। अकबर का अपना दीन इलाही धर्म था। दीन इलाही जैसे अशोक का धर्म था, वो भी एक प्रकार का धर्म है अशोक का। ठीक है, वैसे ही अकबर का भी एक धर्म था, अपना धर्म
दीन इलाही उसको कहता था, जहाँ पर सभी लोग जा सकते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म थे वो सभी यहाँ पर जा सकते थे। ठीक है, तो ये था अकबर की छोटी सी कहानी। अब हम लोग देखते हैं अकबर का फिर से बेटा आया जिसका नाम है जहांगीर। तो अकबर की मृत्यु हुई 1605 में, फिर उनका बेटा आया और ये जो है 1605 से लेकर के 1627 तक यहाँ पर शासन किया। ठीक है, तो अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर मुगल साम्राज्य के चौथे शासक बने। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां के नाम से जाना गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला शासक का नाम है बाबर, दूसरा का नाम है हुमायूं, तीसरा का नाम है अकबर और चौथा का नाम है जहांगीर। तो जहांगीर जब आया था, ये चौथे शासक थे। इनका शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो था, जिनका वो शाहजहां के नाम से आप लोग जानते हैं, और शाहजहां जो है वो जहांगीर का बेटा है। तो जहांगीर का बेटा जो शाहजहां है वो इनका विद्रोह कर दिया, किसका? जहांगीर का। ठीक है, फिर 1628 से लेकर के 1658 तक, ध्यान दीजिएगा, 1628 से लेकर के 1658 तक यानी लगभग 30 साल तक जो है शाहजहां शासन किए। तो शाहजहां जो है वो मुगल साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय शासक थे। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि कौन से ऐसे शासक है जो कि सबसे लोकप्रिय शासक है मुगल सल्तनत में, तो वो है शाहजहां। ठीक है, चलिए, शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया, इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, बहुत सारा जो डिजाइन वगैरह है वो शाहजहां के समय में, शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ। 1657 ईस्वी से 1658 ईस्वी के बीच में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की जीत हुई तथा दारा शिकोह समेत तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1657 से लेकर के 58 के बीच शाहजहां के जो बेटे थे, ठीक है, उनके बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होना शुरू हुआ और फिर इसमें इन झगड़े में औरंगजेब की जीत हुई और फिर इनके बाद वो दारा शिकोह, उनका एक भाई है, उनके समेत जो 3 भाई थे उन सभी को जो है मौत के घाट में उतार दिया। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, फिर आया औरंगजेब का शासनकाल और ये जो है 1658 से लेकर के 1707 तक बहुत ही सबसे ज्यादा शासन करने वाले शासक कौन है? तो वो औरंगजेब है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो औरंगजेब जो है वो 1658 में आया, यानी कि शाहजहां का बेटा औरंगजेब, और ये 1658 से लेकर के 1707 तक यहाँ पर शासन किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे, औरंगजेब जो है मुगल वंश का एक लौता शासक था जिन्होंने 49 वर्ष तक राज किया है। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, औरंगजेब एक ऐसा मात्र शासक था जो कि 49 वर्षों तक जो है शासन किया। ठीक है, इसने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो औरंगजेब ने ही किया था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर इसने साम्राज्य का विस्तार किया। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजवंश की शक्ति घट गई और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उनके बाद इनकी राजवंश की जो शक्ति है वो घट गई। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। तो 1607 में ये इनकी मृत्यु होने के बाद ये जो है अपना जो भी पावर है उनको नहीं खोई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटती गई शक्ति, लेकिन अभी तक पावर उनके पास था। ठीक है, तो 1707 के बाद बहादुर शाह प्रथम आया, क्योंकि हम लोग जो है औरंगजेब के बाद डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं बहादुर शाह जफर में, लेकिन ऐसा नहीं है। औरंगजेब जो है वो 1707 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1658 से 1707 तक वो शासन किया था। फिर जो बहादुर शाह जफर है वो सीधा 1837 में आया। तो इनके बीच कौन कौन था? तो इनके बीच कई ऐसे शासक आए जिसका नाम अभी हम आपको बताएंगे। तो कई ऐसे शासक आए जो कि आया, बस थोड़ा सा शासन किया फिर हार गया, आया शासन किया फिर हार गया, इस तरीके से जो है चलता रहा। ठीक है, फिर लास्ट में आया था बहादुर शाह जफर, और जो कि अंतिम शासक है, और फिर इनके बाद सारा कहानी खत्म। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक करके। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। फिर आया बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से लेकर के 1712 तक यहाँ पर शासन चलाया। फिर आया फर्रुख सियार, जो कि 1713 से 1719 तक चला। फिर आया मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748 तक चला। फिर आया अहमद शाह बहादुर, जो कि 1748 से 1754 तक चला। फिर आया आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से 1759 तक चला। फिर आया शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से 1806 तक चला। फिर आया अकबर शाह द्वितीय, जो कि 1806 से लेकर के 1837 तक चला। ठीक है, फिर 1837 में आया बहादुर शाह जफर, और फिर 1837 से लेकर के 1857 तक, ठीक है, कौन चला यहाँ पर? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर लास्ट में आए थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, 1837 के बाद। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बहादुर शाह जफर के बारे में देखते हैं। तो बहादुर शाह जफर जो है वो क्या है? आखिरी मुगल सम्राट है, आखिरी मुगल सम्राट है। 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। ठीक है, और कहाँ पर भेज दिया था? रंगून में। रंगून कहाँ पर पड़ता है? बर्मा में पड़ता है। ठीक है,
चलिए अब थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए, मुगल सल्तनत जो है वो 1526 से 1857 तक चला था। हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाबर 1526 से 30 तक 4 साल शासन किया। फिर हुमायूं आया, एक बार 1530 से 40 तक यानी कि 10 साल शासन किया। फिर ये हार गया शेरशाह सूरी से, और फिर 15 साल के बाद फिर उनको शेरशाह सूरी को ये वापस हरा दिया, और 1555 से 56 यानी कि सिर्फ 1 साल ये शासन किया, और फिर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर अकबर जो है 1556 से 1605 तक चला। फिर जहांगीर आया 1605 से 27 तक। फिर शाहजहां आया 1627 से 58 तक। फिर औरंगजेब आया 1658 से 1707 तक इनका शासनकाल चला। फिर इनके भी 7 शासक आए। ठीक है, फिर ये शासक आए गए। फिर बहादुर शाह जफर अंत में 1837 से 1857 तक चला, और फिर इनके बाद मुगल सल्तनत जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इतिवृत्त का मतलब क्या होता है। वह लेख जिससे इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है। ठीक है, तो वह लेख, इतिवृत्त का मतलब होता है वह लेख जिससे हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो हम लोगों ने जो है एक एक शासक के बारे में यहाँ से जान लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इतिवृत्त के बारे में। इतिवृत्त मतलब क्या हो गया कि वह लेख जहाँ पर हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए इतिवृत्त की रचना सबसे पहले देखते हैं। आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। शासक के बारे में जैसे हम लोग एक एक करके पढ़े, ये आप लोग 100% या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा तो PDF लेने के लिए जो है आप लोग सिंपली जाइए प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहां से जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है तनु क्लासेस। तो वहाँ पे आपको जाना है, सर्च करना है तनु क्लासेस। जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर ऐप आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उनके बाद कोर्स में जाना है और हिस्ट्री का जो PDF है उनको ज्वाइन कर लेना उस कोर्स को। ठीक है, बहुत ही मजेदार है, जरूर ज्वाइन करें। ये सारा PDF आपको हूबहू वहाँ पर मिल जाएगा, एक भी चेंजेस नहीं, एक भी बदलाव नहीं। ठीक है, सारा चीज तो जाकर के जरूर ले लीजिएगा। जो अभी तक इंस्टॉल नहीं किया इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतिवृत्त की रचना मुगल बादशाहों द्वारा बनवाए गए इतिवृत्त जो है वो साम्राज्य तथा उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि हम लोगों को मुगल साम्राज्य के बारे में जो पता चलता है तो वो मुगल राजा के द्वारा बनवाया गया जो इतिवृत्त है उन्हीं से पता चलता है। ठीक है, इतिवृत्त में मुख्य केंद्र बिंदु, दरबार तथा अभिजात, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था, शासक का परिवार इत्यादि थी, जिन पर पूर्ण रूप से चर्चा किया गया। यानी कि इतिवृत्त में जो है मुख्यतः क्या दिया गया है। इतिवृत्त का मतलब आपको समझ लीजिए इतिहास। ठीक है, तो इतिहास में मुख्य तौर पर 2-3 चीज पर गौर किया गया। सबसे पहला उनका दरबार के बारे में, अभिजात के बारे में, कितना युद्ध वगैरह हुआ उनके बारे में, उनका व्यवस्था कैसा था, क्या सिस्टम था, कानून वगैरह क्या था उस वक्त में, और शासक का परिवार क्या था। जैसे राजा का परिवार, जैसे अकबर का पूरा परिवार, बाबर का पूरा परिवार, तो उनका परिवार के बारे में। तो इन सभी चीजों के बारे में इतिवृत्त में जो है दी गई है। इनके लेखक जो है वो दरबारी ही होते थे। यानी कि इतिवृत्त में जितना भी किताब है, जैसे आईने अकबरी हो गया या फिर जितना भी किताब है, इन सारी किताबों का जो लेखक है वो मुख्यतः दरबारी जो होते थे वही उनका लेखक होता था। इन लेखकों की नज़र में साम्राज्य व दरबार का इतिहास तथा बादशाह का इतिहास एक ही था। ठीक है, इन लेखकों की नज़र में जो साम्राज्य है, जो दरबार है का इतिहास है और बादशाह का जो इतिहास है, सभी का जो इतिहास है वो एक ही था। ठीक है, पांडुलिपि जो है एक व्यक्ति या उनके व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखी हुई। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति के द्वारा जो हाथ से लिखी हुई होती है उसी को हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं। और पांडुलिपि भी उस वक्त में बहुत ज्यादा चलता था, आगे हम लोग देखेंगे। तो इतिवृत्त बात को समझ में आ गया कि इतिवृत्त की रचना कैसे होती थी। तो ये चीज बहुत ही आसान है, सिंपली आपको ध्यान रखना है इतिवृत्त की रचना के बारे में कि यहाँ पर मुख्यतः युद्ध में, प्रशासनिक व्यवस्था में उनका परिवार वगैरह इन सारी चीजों को देखा जाता था। ठीक, और पांडुलिपियों की रचना कैसी होती है इनको देख लेते हैं। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ, उसी को हम लोग पांडुलिपि बोलते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति से लिखा हुआ हो या अनेक व्यक्ति से। अब देखिए, मुगल भारत की सारी पुस्तकें जो है वो पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा तथा सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यधिक महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। सुलेखन कला के माध्यम से अलग अलग शैलियों का निर्माण किया गया। अकबर की पसंदीदा शैली जिसका नाम था नास्तलिक, ध्यान रखिएगा, अलग अलग शैली का निर्माण किया गया। जैसे हाथ से लिखते थे तो कोई अलग में चला जाता था, कोई अलग में चला जाता था, तो ये जो है अलग अलग शैली हो गया। अब अकबर का जो सबसे पसंदीदा शैली है उनका नाम है नास्तलिक शैली। तो अगर पूछ दिया जाए कि अकबर की पसंदीदा शैली का नाम क्या है तो वह है नास्तलिक शैली। इस शैली को 5 से 10 मिलीमीटर लंबी कलम से स्याही में डुबोकर लिखा गया था। पांडुलिपि की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोग जैसे सुलेखक और चित्रकार, इनको पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र किताबखाना था। किताबघर एक लिपिहर था, अर्थात ऐसा स्थान जहां बादशाह की पांडुलिपियों को जमा करके रखा जाता था। साथ ही नए पांडुलिपि की रचना भी की जाती थी। ठीक है, तो
पहले तो शासक के बारे में पढ़े, फिर इतिवृत्त के बारे में पढ़े। तो इतिवृत्त में जो हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिला वो कैसे कैसे लिखा जाता था, तो वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख करके उसको लिखा जाता था ये आपको समझ में आ गया। फिर पांडुलिपि आपको समझ में आ गया, हाथ से लिखना, और ये कैसे कैसे होता था थोड़ा सा आप लोगों ने देखा। ठीक है, थोड़ा सा बस देख लीजिए क्योंकि आपके टॉपिक में आपकी किताब में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा देखते हैं भाषा के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है बाबर जो है वो तुर्की भाषा से थे, वो तैमूरी वंश से थे, है ना। फिर ये तुर्की भाषा को भी जानते थे, लेकिन फिर ये फारसी में कैसे बदल गया, तब्दील हो गया, यानी कि कैसे फारसी बोलने लगे तुर्की से, तो कैसे आया इनको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा आप समझिएगा। चलिए देखिए, मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे, यानी कि मुगल दरबारी जितना भी इतिहास है वो लगभग फारसी भाषा में लिखा गया है। जैसे आईने अकबरी हो गया, अकबरनामा हो गया, ठीक है, किताबुल हिंद हो गया, ये सारे किताब जो है वो लगभग फारसी भाषा में लिखी हुई है। सिर्फ ये जो है किताबुल हिंद जो है वो अलग भाषा अरबी भाषा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मुगल दरबारी इतिहास जो है वो फारसी में लिखे गए थे। मुगल चगताई मूल के थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। ठीक है, उनकी जो मातृभाषा है ये तो आप सबको पता ही है ना कि उनकी जो मातृभाषा है वो क्या है, तुर्की थी। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी जिनकी पकड़ इस फारसी भाषा में अच्छी थी। यानी कि जो अगर फारसी भाषा जानते थे तो उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था अकबर के शासनकाल में। राजा, शाही परिवार के लोग तथा दरबार के विशिष्ट सदस्य जो है इस फारसी भाषा को बोलते थे। आगे चलकर यह भाषा प्रशासन की भाषा बन गई तथा इसे लेखकों ने भी अपनाया। ठीक है, जो भी राइटर थे वो भी फारसी भाषा को अपनाया और ये फिर प्रशासन की भी भाषा बन गई। और राजा हो गया, उनका परिवार हो गया, दरबार हो गया, ये सभी लोग जो है इन फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया और फारसी तथा हिंदवी भाषा के पारस्परिक संपर्क से एक नई भाषा उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो उर्दू भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई ये आपको समझ में आ गया कि पहले फारसी भाषा सभी लोग बोलते थे, फिर भारत में आया तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हिंदी चलने लगा, तो फारसी और हिंदी ये दोनों मिल गया और ये मिल करके फिर एक नई भाषा हो गई जिनका नाम पड़ा उर्दू भाषा। ठीक है, अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास की किताब फारसी भाषा में लिखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अकबरनामा जो किताब है वो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। इनके रचनाकार का नाम है, क्या नाम है इनके रचनाकार का नाम, अबुल फजल। ठीक है, मुगल बादशाहों ने महाभारत तथा रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित करने का हुक्म दिया था। यानी कि उस वक्त में जो भी मुगल बादशाह था वो महाभारत जैसे किताब, क्योंकि महाभारत जो है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो महाभारत और रामायण ये सभी संस्कृत ग्रंथ है, लेकिन इनको फारसी में ट्रांसलेट कौन किया है, तो मुगल बादशाह ने, और उन्होंने ही जो है हुक्म दिया था। महाभारत का अनुवाद रज़मानामा युद्ध की पुस्तक के रूप में हुआ है। ठीक है, महाभारत जो किताब है उनको बदला गया है फारसी भाषा में और इनका नाम रखा गया है रज़मनामा, यानी कि युद्धों की पुस्तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मुगल कालीन का एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, मुगल कालीन का रंगीन चित्र। इसको देखते हैं। जब किसी पुस्तक में घटनाओं या किसी विषयों को दृश्य के रूप में दिखाना होता था, यानी कि चित्र के रूप में दिखाना होता था, तो जो सुलेखक है यानी कि जो लेखक है उसके आसपास के पन्नों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार बाद में खाली पृष्ठ पर चित्र संलग्न कर देते थे। ये चित्र जो है वो छोटे छोटे होते थे, यानी कि जैसे कोई राइटर है, कोई किताब लिखने के लिए बैठा, तो अब मान लेते हैं एक पेज लिखने के बाद अगला पेज में कोई चित्र आएगा, तो वो क्या करता था, उस पेज को खाली छोड़ देता था, फिर बाद में वहां जाकर के वो चित्र को बनाता था और ये जो चित्र है वो काफी छोटा होता था। इतिहासकार अबुल फजल जो है इन्होंने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में दिखा सकती थी जैसे उसमें जीवन हो। यानी कि इतिहासकार अबुल फजल जो है वो चित्रकारों को जादुई कला के रूप में वर्णन कर दिया, एकदम बहुत ही बेहतरीन लगता था और वो कोई निर्जीव वस्तु को भी बना देता था, ऐसा लगता था कि उनमें कोई जीवन है, वो सजीव है। ठीक है, बादशाह के दरबार तथा उसमें भाग लेने वाले लोगों का जब चित्रण किया गया तो इन चित्रों की रचना को लेकर मुसलमान उलमा और बादशाह के बीच लगातार तनाव चलता रहा, क्योंकि उस वक्त में जो भी चित्र वगैरह बनाया जाता था तो जो भी उलमा था उस वक्त में, मुसलमान उलमा और बादशाह जो भी उस वक्त में था, इन दोनों के बीच हमेशा तनाव चलता रहा, हमेशा जो बात है वो बिगड़ती रही। उलमा ने बताया कि कुरान और हदीस में मानव रूपों के चित्रण पर साफ साफ मना किया गया है। यानी कि कुरान और हदीस में ये चीज़ दिया गया है कि कोई भी चीज़ का फोटो वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर वो मजबूरी में है, जैसे पहचान पत्र है, आधार कार्ड वगैरह, ये सारा चीज़ चल सकता है, लेकिन उस वक्त की बात हो रही है कि उस वक्त में जो भी चित्र बनाया जाता था तो कुरान और हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन दरबारी जो राजा थे वो करते थे। तो इसी बात से लेकर के जो उलमा थे और जो राजा थे उनके बीच हमेशा तनाव चलता रहता था।
इसलिए इसके हवाले से मानव के चित्रण पर रोक लगाने की मांग की। ईरान की सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, जैसे बिहजाद जैसे चित्रकार को भी सुरक्षा दी। यानी कि जो ईरान के सफावी राजा थे वो इस डर से उन लोगों को, यानी कि जो भी कलाकार चित्र बनाते थे उनको क्या किया, सुरक्षा प्रदान किया। फिर ईरान से कलाकार लगातार भारत आते रहे। इसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद को बादशाह हुमायूं ने दिल्ली आने तक साथ दिया। ठीक है, फिर ईरान से भी जो कलाकार है वो लगातार भारत आते रहे, और इसमें जो मीर सैयद अली एक का नाम है और एक का नाम है अब्दुल समद, इन दोनों को जो हुमायूं है वो खुद दिल्ली आने तक उनका साथ दिया था। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, वहां पर हम लोग अकबरनामा के बारे में और बादशाह नामा के बारे में पढ़ेंगे। और आप सबको पता ही है कभी कभी आपको दीर्घ प्रश्न में भी ये पूछ दिया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजल, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल्स में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि आप सबको पता ही है इस चैप्टर में हम लोग शासक के बारे में पढ़ते हैं और इतिवृत्त के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उनकी कहानी के बारे में, उनकी किताब के बारे में और उनका जो शासन काल है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत मजेदार चैप्टर था ये आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और अगर अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को इंस्टॉल करें। बस आपको तनु क्लासेस सर्च करना है और कोर्स वगैरह में जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार शेयर कर दीजिए अंत में जाते जाते अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी क्लास कर पाए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आज का क्लास जो है आपको कैसा लगा। ठीक है, और कुछ अगर गलती वगैरह हुई है तो आप जरूर बताना, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दें। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।